नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव। इस वक्त का कोलकाता से सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज, सीआईडी के टीम पहुंच गए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों के ऑफिस में। कालीघाट में 30V हरीश चटर्जी स्ट्रीट, जो ममता की ऑफिस हुआ करते हैं, जो तृणमूल कांग्रेस का ऑफिस हुआ करता है, वहां पर भी 30 मेंबर का सीआईडी टीम घुसे। और जो कैमक स्ट्रीट, जहां पर अभिषेक बनर्जी का पर्सनल ऑफिस है, वहां पर भी एक अलग सा सीआईडी का टीम घुसे। हलचल मच गई पूरे कलकत्ता में, पूरा बंगाल में। अब ये बात सुनते ही पहले जो दिमाग में आता है, क्या सच में ये टीएमसी वालों के साथ, ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के साथ पॉलिटिकल वेंडेटा हो रहा है? ये जो हार हुए है, उसके बाद उसका पार्टी बिखर रहा है, उसके ऊपर और चोट पहुंचाने के लिए ये सारी चीज हो रहा है। जो सच है, इसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर सच में ऐसा होगा तो मेरे से खुश कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज मुझे 1.5 साल पहले का एक दिन याद आ रहा है। थोड़ा मैं मेरा बात आज पहले बोलूंगा। 1.5 साल पहले 15 सितंबर 2024, उस दिन मेरे घर में ऐसे ही पुलिस भेजा था ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी ने। पुलिस पूरा दिन मेरे घर में टॉर्चर चलाया। मेरे 8 साल के बेटे, मेरे बीबी, किसी को भी मेंटल टॉर्चर करने से छोड़ा नहीं। क्यों? मैंने क्या किया था? क्या बिगाड़ा था? मैंने बस सवाल उठाया था। ये जो आरजी कर कांड हुआ था, उसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक सुओ मोटो केस लिया था। ऑनरेबल सीजेआई तब का जो था, चंद्रचूड़ जी ने, उन्होंने सुओ मोटो केस लिया। और मैंने ये सवाल उठाया कि वो लेने के बाद ये प्रोसीड क्यों नहीं हो रहा है। बस यही मेरा गलती था। अगर इसमें मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या सीजेआई ऑनरेबल साहब का कोई अपमान भी किया होगा, तो इसमें ममता बनर्जी, उनका पुलिस, उसका प्रशासन का क्या लेना देना है? और अगर सच में मैं कुछ कर भी लिया तो मैक्स टू मैक्स मेरा क्या होगा? 3 साल का जेल हो सकता है। तो इसके मतलब इस केस में मेरे को फर्स्ट उनको नोटिस सब करना पड़ेगा, मुझे इंटरोगेट करना पड़ेगा, और अगर लगे वहां पर कुछ गड़बड़ है तभी वो मुझे अरेस्ट कर सकता है। लेकिन सर्च ऑपरेशन कैसे कर सकता है? इस बस केस के लिए एक नहीं, दो नहीं, पूरे राज्य के 5 जगह से मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कराया था यह ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी। और उसमें बाद में पता चला कि 2 केस जो है वो हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच तक गया और वहां पर उनका हार हो गया। सिंगल बेंच में भी हारे। सवाल उठाया गया ऑनरेबल जजेस से, भाई आप ऐसे केस कैसे दर्ज कर सकते हो? और उस केस में मेरे घर में रेड करके मेरे घर का दरवाजा तोड़ के सब कुछ लेके गया, जितना भी गैजेट्स था मेरे घर पे। इवन मेरे बेटे का पढ़ाई का लैपटॉप वो भी उठा के लेके गए थे। मेरे बीबी के लिए एक मोबाइल लिए थे, 3 महीना हुआ था, उसका ईएमआई भी नहीं पूरा हुआ था, तब भी उसको लेके गए थे। क्या लेना देना है मेरे बेटे के लैपटॉप और मेरे बीबी के मोबाइल से? सवाल उठाया था। और सबसे बड़ी बात है, इतना बड़ा सब कुछ ऑपरेशन करके जाने के बाद जो सीजर लिस्ट है, आज तक वो सीजर लिस्ट मेरे को नहीं पहुंचा है। तो सोच लीजिए कैसे गुंडागर्दी का प्रशासन और पुलिस को व्यवहार होता था ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी द्वारा। आज उनके ऑफिस में जब सीआईडी रेड होता है, ऐसे मेरे जैसे शुद्धशील घोष इस राज्य में हजारों है। सबके मन में खुश हो रहा है, सबके मन में लड्डू फूट रहा है कि आपने जो पाप किया है सूद समेत वापस जा रहा है। लेकिन सच बताया तो इसके साथ एक्चुअली पॉलिटिकल वेंडेटा का कोई कनेक्शन ही नहीं है। एक्चुअली जो कांड हुआ था, आपको मालूम है, ये टीएमसी का जो परिषदीय दल है, जो विधायक दल है, उनका नेता चुनाव करना था। और उस नेता चुनाव करने के टाइम अभिषेक बनर्जी ने, जो एमएलए नहीं है, उसको इस परिषदीय दल का कुछ लेना देना नहीं है, वहां पर खुद एक सिग्नेचर करके किसी को नेता, किसी को उपनेता, किसी को चीफ बना के असेंबली में एक लेटर भेज देते हैं। बाद में वो जो विधायक दल है, उन विधायक दल से 2 विधायक, ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन शाह, वो ऑनरेबल स्पीकर साहब के पास पहुंचते हैं और पहुंच के क्वेश्चन उठाते हैं कि साहब, ये जो मीटिंग का आपको लेटर भेजा गया है टीएमसी के तरफ से, हमारे पार्टी के तरफ से, उस मीटिंग में कम से कम 10 से 12 जो सिग्नेचर है वो फ्रॉड किया गया है। वो लोग मीटिंग में था ही नहीं। आप थोड़ा इसको जांच कीजिए। जब ऑनरेबल स्पीकर साहब के पास ये लेटर जाता है, ये एप्लीकेशन जाता है, तो तुरंत वो हेयर स्ट्रीट थाना, जो वो असेंबली एरिया का थाना है, वहां पर ये केस दर्ज कर देता है। असेंबली का ऑफिस को बोलता है कि आप उसको केस दर्ज करो। और जब पुलिस के पास ये केस पहुंचता है तो ऑनरेबल पुलिस मिनिस्टर, जो राज्य के मुख्यमंत्री भी है, ऑनरेबल शुभेंदु अधिकारी जी के साथ डिस्कस करते हैं। और शुभेंदु अधिकारी जी पुलिस वालों से पूछते हैं कि भाई इसका गंभीरता क्या है,
पुलिस वाले उसको बोलता है इसका बीएनएस के हिसाब से देखा जाए तो भयंकर गंभीरता है। आप किसी का सिग्नेचर फ्रॉड कर रहे हो और वो एक दो नहीं 14 सिग्नेचर फ्रॉड हुआ है, उनके नाम कैपिटल लेटर में लिखा है और वो भी उनके पार्टी के लोग इसका एलिगेशन लेके आ रहे हैं, तो इसका तो गंभीर तरीके से जांच करना चाहिए। तो इमीडिएटली वो केस चले जाता है सीआईडी के पास। सीआईडी के पास केस पहुंचने के बाद वो केस को स्टडी करते हैं और फिर इस केस में जिसका सिग्नेचर था, जिसका लेटर था, वो अभिषेक बनर्जी को रीच करता है। उनको एक नोटिस सर्व किया जाता है और बोला जाता है कि आपको 48 आवर्स का टाइम दिया जा रहा है, आप आओ इंटरोगेशन में हमको कोऑपरेट करो। और उसके बाद सोनारपुर कांड हो जाता है, जिसको सील्ड बना के अभिषेक बनर्जी ये इंटरोगेशन को अवॉइड करना चाहता है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि अगर ये इंटरोगेशन में वो जाएंगे तो उनको अरेस्ट होना पड़ेगा। तो वो हॉस्पिटल में जाने का कोशिश किया, दिखाने का कोशिश किया उसका तबीयत बहुत खराब है, लेकिन हॉस्पिटल ने क्लियरली बोल दिया आपको कुछ हुआ ही नहीं, आपको एडमिशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी वो सीआईडी को एक मेल भेजता है। उनके लॉयर बोलते हैं कि हमारा तबीयत बहुत खराब है, हमको 15 दिन का टाइम देना चाहिए। सीआईडी टीम वो टाइम कंसिडर किया, लेकिन बोला कि 15 दिन नहीं, आपको 7 दिन का टाइम दिया जाता है, जो 8 तारीख को उसका टाइम था। लेकिन अभिषेक बनर्जी अपना तबीयत खराब है बोल के सीआईडी इंटरोगेशन फेस नहीं कर पा रहा है। लेकिन जब भी ममता बनर्जी के घर में मीटिंग हो रहा है, भागते हुए वहां पर आ रहा है। दिल्ली में इंडिया अलायंस का मीटिंग हो रहा है, वहां पर भागते हुए जा पा रहा है, लेकिन सीआईडी तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो यहां से ही क्लियर हो जाता है कि अभिषेक बनर्जी को भी मालूम है इस केस में उसको अरेस्ट होना पक्का है। 6 तारीख को दिल्ली पहुंच जाता है, 8 तारीख को उसका सीआईडी का जो इंटरोगेशन था वो फेस नहीं करता है। तो सीआईडी वालों ने उसको तीसरा नोटिस थमा देता है और बोलता है आज का दिन उसको शाम को 5 बजे तक सीआईडी के ऑफिस में पहुंचाना है इंटरोगेशन के लिए। लेकिन ये जो अभिषेक बनर्जी है, ये अभिषेक बनर्जी कहाँ है? दिल्ली में है, कहाँ छुपा है? कहीं पे भी कुछ नहीं मिल रहा है। अभी तक तो हमारे पास न्यूज़ नहीं है कि वो इंटरोगेशन फेस किया है। लेकिन इस वक्त सीआईडी ने तैयार किया जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है, वहां पर जो एड्रेस दिया गया है जहां पर ये मीटिंग हुआ था, वो 30B हरीश चटर्जी स्ट्रीट, वहां पर उसको रेड डालना है और कोर्ट का परमिशन लेके वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन पहुंचते ही वहां पर तृणमूल कांग्रेस का जो ट्रेजरर है सुभाषिष चक्रवर्ती, जिसको इस बार एमएलए का टिकट भी मिले थे लेकिन वो जीत नहीं पाए, वो सीआईडी टीम को वहां पर घुसने नहीं देता है। क्लियरली बोलता है कि ये जो घर है ये ममता बनर्जी के घर है, अभिषेक बनर्जी का घर है, वो लोग अभी इधर नहीं है तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो सीआईडी वाले पूछते हैं आपका परमिशन किसने पूछा भाई, आप यहाँ पर कौन हो? बोलता है मैं कोई नहीं, मैं वॉलंटियर यहाँ पर हूँ। भाई ठीक है, लेकिन आप हमको क्या रुक रहे हो? आप एक इन्वेस्टिगेशन को ऐसे रुक नहीं सकते हो। बोला नहीं, मैं रुका नहीं, लेकिन मैं अलाउ नहीं करूँगा। तो बहुत देर से उसका बहस होता है और उसके बाद सीआईडी टीम जो लोकल पुलिस है उसको इंटीमेट करके वहाँ पर बुलाते हैं और पुलिस से बुलाता है कि भाई हम लोग कोई अनलॉफुल काम कर रहे हैं क्या? आपको तो पूरा इंटीमेशन है। पुलिस बोलता है नहीं, आप नहीं कर रहे। और उसके बाद जबरदस्ती सीआईडी टीम वहाँ पर घुसा। ऑलमोस्ट 2 घंटे वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया। क्या मिला उनको? क्या क्या वो ढूंढने गए थे वो सब कुछ मिला, उससे अलावा और कुछ मिला नहीं? ये सारे इन्फॉर्मेशन अभी तक हमारे पास नहीं है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ज़रा सा बात है कि ये अभी सामने मीडिया के सामने नहीं आएंगे। लेकिन वो जब हरीश चटर्जी स्ट्रीट मतलब ममता बनर्जी के घर के एडजेसेंट जो ऑफिस है वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला रहा था, वही टाइम सेम टाइम उसने कैमक स्ट्रीट मतलब अभिषेक बनर्जी का जो ऑफिस है वहाँ पर भी सर्च ऑपरेशन चलाता है। वहाँ पर भी उसको रुका गया था। उनका जो ऑफिस का स्टाफ है वो बोलता है कि साहब नहीं है, अभिषेक बनर्जी नहीं है। तो तब बोला जाता है कि भाई आप फोन करो आपका साहब को, अभिषेक बनर्जी को फोन लगाओ, बोलो ऐसे सीआईडी का टीम है, कब वो आएंगे और उसके बाद हमको परमिशन देंगे फिर हम सर्च ऑपरेशन करेंगे। ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो वहां पर भी थोड़ा टाइम लगा और उसके बाद वो घुस गया। तो ये सब कुछ मिला के लग रहा है कि अभी जो सीआईडी का टीम है वो अपना शिकंजा कस रहे हैं और टीएमसी और भी फंसते हुए जा रहा है। क्यों? क्योंकि कल ही अब मैंने आपको बोला था, शायद वो मेरा प्रिय बंधु टीवी हिंदी चैनल में बोला था, वहाँ पर आप देख सकते हो। तो वहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन था। ये जो अभिषेक बनर्जी है उनका जो अपना साम्राज्य है उसको 2 भाग में उसने स्प्लिट किया था। एक जो पार्ट था उसको संभालने के लिए उसने शौकत मोल्ला को पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था और ये शौकत मोल्ला कुछ दिन पहले ही एनआईए के हाथ अरेस्ट हो गया। इसके मतलब अभिषेक बनर्जी का काले कारनामा का शौकत मोल्ला का जो कनेक्शन है वहाँ पर भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और दूसरे पार्ट जो है वो और भी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर था जहांगीर खान, अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड माना जाता।
वो देश छोड़ के भागने का कोशिश कर रहा था और उसको नेपाल बॉर्डर से कल पकड़ा गया। एसटीएफ जो है उसने पकड़ लिया। तो उसके मतलब अभिषेक बनर्जी का दोनों हाथ जो है शौकत मोल्ला और जहांगीर खान बस कुछ ही दिनों के गैप में अरेस्ट हो जाता है। एक को एनआईए अरेस्ट करता है, एक को एसटीएफ अरेस्ट करता है और इसका इंटरोगेशन अभी चल रहा है, इसका इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। तो इससे भी अभिषेक बनर्जी का कनेक्शन जुड़ता है। तो इसका मतलब बस सिग्नेचर फ्रॉडर ही नहीं, इसके पास ये अब शौकत और जो जहांगीर है इन दोनों का भी कारनामा आएगा। उसके बाद और एक केस अभिषेक बनर्जी पर दर्ज हो गया, वहां पर उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और हाईकोर्ट ने बोला है कि इस केस में अभी नेक्स्ट हियरिंग तक अभिषेक बनर्जी को अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन अभिषेक बनर्जी देश छोड़ के भी भाग नहीं सकते। अगर उसको देश छोड़ के जाना है तो हाईकोर्ट का परमिशन लेना पड़ेगा। जो चुनाव का रैली चल रहा था तब वो जो प्रोवोकेटिंग बात कर रहे थे उसका भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इसके ऊपर 15 तारीख ईडी को समन है। जो नौकरी घोटाला यहां पर हुआ है जिसमें उनका कंपनी लिप्स एंड बाउंस जिसका सीईओ है ये अभिषेक बनर्जी, उसमें उसको समन किया गया है। और इस कंपनी का जो सीओओ है सुजय कृष्ण भद्र वो बहुत दिन से ईडी कस्टडी में है। और सबसे बड़ी बात है उनका वॉइस सैंपल टेस्टिंग हुआ जो ये टीएमसी वालों बहुत दिक्कत के साथ इसको रुकाने का कोशिश किया था। फाइनली ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो वहाँ पर उसने आया और उसको वो वॉइस सैंपल टेस्टिंग कर दिया। तो उस केस में 150+ करोड़ का जो अमाउंट का जो संपत्ति है वो बाजेयाप्त कर दिया ईडी ने। और वहाँ पर ईडी जब आपका संपत्ति लेता है तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसको चैलेंज कर सकते हो कि भाई ये मेरा खुद का कमाया हुआ प्रॉपर्टी है, आप ऐसे नहीं सीज कर सकते। लेकिन अभिषेक बनर्जी ने ये सब करने का हिम्मत ही नहीं दिखाया, कर नहीं पाया। तो उसके मतलब सारे केस में अभिषेक बनर्जी का शिकंजा कसते जा रहा है। और सीआईडी जो थर्ड नोटिस फेल किया था उसके कारण लीगली आप कभी भी कैसे भी अभिषेक बनर्जी को उठा सकते हो, उसका अरेस्ट होना तैयार है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभिषेक बनर्जी ये इंटरोगेशन फेस नहीं क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभिषेक बनर्जी को खुद को भी मालूम है अगर वो ये इंटरोगेशन फेस कर लेता है तो उसको जेल जाना तैयार है, जेल जाना पक्का है। और एक केस में अगर वो जेल जाते हैं तो उसके नाम में इतने सारे केसेस हैं और सारे में उसका इन्वॉल्वमेंट इतना ही माना जाता है कि उनका जल्दी बाहर आने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसके मतलब अभिषेक बनर्जी का इनिंग्स का दी एंड हो गया। ऊपर से और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हो गया। ये अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी दिल्ली गए थे इंडिया अलायंस का मीटिंग अटेंड करने के लिए। लेकिन एक चीज आप देख लो, इंडिया अलायंस का जो मीटिंग हुआ वहां पर ममता बनर्जी को दिखाई दिया, अभिषेक बनर्जी को दिखाई दिया। मैं शायद मिस कर गया, मुझे शायद नहीं दिखाई दिया। आप किसी को अगर दिखाई दिया तो मुझे बता देना, मुझे वो थोड़ा फुटेज भेज देना। तो यहां पर ममता बनर्जी इंडिया अलायंस का मीटिंग करते हैं और वो पूरा मीटिंग में पहले तो वो सारे चीज बोलते थे, वही बाइट देते थे जर्नलिस्ट को। लेकिन पूरे मीटिंग में 2 बात बोला, वो भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने वो कर रहे थे तो उनके कानों में दो बात बोले, बस ममता बनर्जी का बात हो गया। मतलब उसका जो गुब्बारा था वो फुश हो गया और अभिषेक बनर्जी वहां पर नहीं दिख रहा है। ऊपर से ये न्यूज आ रहा है ये जो उनका एमपीज है लोकसभा और राज्यसभा, उसमें पहले लोकसभा में काकोली घोषदस्तीदार के नेतृत्व में उनका एक बड़ा चांक 20 एमपीज उस पार्टी से अलग हो रहा है। और ये कीर्ति आजाद कल्याण बनर्जी बहुत उछाल के उसके लिए कुछ बोल रहे हैं। आज सुनने को मिल रहा है और 2 एमपी जो ममता के साथ इतने दिन थे वो भी ये कोर ग्रुप में, ये जो 20 एमपीज का ग्रुप है वहां पर घुसने का कोशिश कर रहे हैं। मतलब इतने दिन दिल्ली में रहने के बाद भी, अपने एमपीओज को गिराने के बाद भी, उनको फोन में कांटेक्ट करने का कोशिश करने के बाद भी अपना पार्टी का स्प्लिट वो रुका नहीं पाए। ऊपर से जो राज्यसभा का पार्ट है जहां पर उसका 13 एमपी थे, उसमें से 4 एमपी अभी ममता बनर्जी के साथ है, बाकी एक रिजाइन कर दिया। लेकिन बचा खुचा जो 8 एमपी है वो शायद एक अलग सा ग्रुप बना रहा है और वो भी टीएमसी से अलग होकर एक अलग सा ग्रुप बनाएंगे और राज्यसभा में बैठेंगे। अगर सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो जाता है तो ममता बनर्जी के पास क्या रहता है? उनके पास जो एमएलएस थे, आपको मैंने पहले ही दिखाया था कि 8 एमएलएस थे, उसमें से फिराद हकीम काल जाके ये जो बागी ग्रुप है, रेबेल ग्रुप है, उसका जो लीडर है ऋतुब्रत बनर्जी और संदीपन साहा उनके साथ मीटिंग करके आ गए। और एक जो एमएलए थे अशोक देव जो पहले से ही ममता के साथ है, उन्होंने बड़ा बयान दिया। ये टीएमसी का पूरा स्ट्रक्चर तोड़ के अभी नया स्ट्रक्चर बनाया गया और वहां पर उनका स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया चंद्रिमा भट्टाचार्य जी को। तो ये अशोक देव बयान देता है कि भाई ये चंद्रिमा भट्टाचार्य जो खुद तो अपने इलेक्शन हार गई है
तो जो खुद का इलेक्शन हार जाती है वो कैसे पार्टी को संभाल लेंगे? मतलब ये डिसीजन से अशोक देव नाखुश है, तो इसके मतलब क्या है? इसके मतलब ये अशोक देव भी अभी बागी ग्रुप के साथ जाएंगे। धीरे धीरे एक एक करके जितना भी ममता बनर्जी के साथ थे सब लोग उनके पास छोड़ रहे हैं। ममता बनर्जी धरना प्रदर्शन करता है तो वहां पर कुल मिला के 100-150 लोग भी इकट्ठा नहीं होता है। ममता बनर्जी हाईकोर्ट में जाके नाटक करने का कोशिश करती है तो वहां पर उसको चोर 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 स्लोगन सुनने को मिलता है। ममता बनर्जी डर के मारे फलता का जो इलेक्शन होता है वहां पर एक चुनाव रैली करने तक भी हिम्मत नहीं रखते हैं, और इतने में उनके घर में सीआईडी पहुंच जाता है। बहुत सारे केसेस में अभिषेक बनर्जी डायरेक्ट इन्वॉल्व है, और जो एड्रेस में आज छापा मारा गया वहां पर ममता बनर्जी का ऑफिस का भी एड्रेस है, तृणमूल कांग्रेस का के ऑफिस का भी एड्रेस है। तो कुल मिला के क्या क्या यहां पर इक्वेशन आता है? ममता बनर्जी का, अभिषेक बनर्जी का पॉलिटिक्स का तो दी एंड हो गया, लेकिन अभी जो बचा खुचा दिन उनके सामने है वो क्या उसको जेल में बिताना पड़ेगा? नहीं तो अदर से कुछ करके वो कुछ मैनेज कर पाएंगे, लग तो नहीं रहा है। जैसे सीआईडी सिकंजा पक्सा अभिषेक बनर्जी को दिखाई देगा तो अभी तुरंत अरेस्ट होने का चांसेस भी हाई हो गया। लेकिन सब कुछ मिला के ये टीएमसी जो 2 दिन पहले भी दादागिरी करते थे, इतना पाप करते थे, उसको ऐसे बिखरते हुए छवि देख के पूरा बंगाल को बहुत ही मजा आ रहा है। क्या बोलेंगे टीएमसी का ये बिखरते हुए पिक्चर देख के बाद? अगर आप पाप करोगे तो राजनीति में ऐसे ही आपका हाल होने वाला है। अगर कुछ बोलना है तो जरूर कमेंट बॉक्स के कमेंट करके बताइए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता है बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।